दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसी खबर आई है जिसे कुछ लोग सुनामी कह रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक मजबूरी। ठाकरे परिवार एक हो गया, उद्धव और राज एक ही मंच पर एक ही फ्रेम में। लेकिन रुकिए, क्या वाकई में दिलों का मिलन है या फिर गिरते हुए राजनीतिक ग्राफ को बचाने का आखिरी सहारा? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 7-8 ऐसे झटके दिखाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरों ने शायद देखे पर आपको बताए नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तथाकथित एकता के पीछे उद्धव ठाकरे की जबरदस्त प्रतीकात्मक बेइज्जती छिपी है। चलिए गहराई से इस राजनीतिक ड्रामे की परतें खोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा फ्लैशबैक में चलिए। ये वो दो भाई हैं जिन्होंने दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला है। उद्धव ने राज को मुन्ना भाई कहकर मजाक उड़ाया तो राज ने उद्धव पर अपने पार्षद 5-5 करोड़ में खरीदने का सरेआम आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की गाड़ियों पर पत्थर और टमाटर फेंके। आज जब ये दोनों साथ खड़े हैं तो सवाल उठता है, क्या वो कड़वाहट एक फोटो से मिट गई या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के डर ने उन्हें गले मिलने पर मजबूर कर दिया? पहली बेइज्जती, मातोश्री का अपमान। सबसे बड़ा सवाल जो हर शिव सैनिक के मन में है, गठबंधन का ऐलान मातोश्री में क्यों नहीं हुआ? बाला साहेब ठाकरे की विरासत का केंद्र, शिव सैनिकों के लिए मंदिर जैसा मातोश्री, लेकिन मीटिंग हुई वर्ली के एक 5 सितारा होटल में। क्यों? खबरें हैं कि राज ठाकरे ने साफ कर दिया था कि वो मातोश्री नहीं आएंगे। वो ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि वो उद्धव के सामने झुक गए हैं। उद्धव ठाकरे जो खुद को बाला साहेब का असली वारिस कहते हैं, उनके लिए यह पहली और सबसे बड़ी प्रतीकात्मक हार थी। अपनी ही विरासत के किले से बाहर निकलकर समझौते की टेबल पर आना उद्धव के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। दूसरी बेइज्जती, दूरी वाली कुर्सी और संजय राउत। अब जरा मंच की तस्वीरों को जूम करके देखिए। शुरुआत में वहां सिर्फ 2 कुर्सियां थी, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे आए समीकरण बदल गया। राज और उद्धव के बीच एक बड़ा खाली गैप था। उस गैप को भरने के लिए संजय राउत को बीच में बैठना पड़ा। गौर कीजिए, जहां संजय राउत उद्धव से सटकर बैठे थे, वहीं राज ठाकरे ने एक सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। यह दूरी कुर्सियों की नहीं बल्कि उनके ईगो की थी। राज ठाकरे ने पूरे समय बॉडी लैंग्वेज से यह जताया कि मैं यहां हूं पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तीसरी बेइज्जती, आप पहले का कंफ्यूजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में जो कॉमेडी हुई वो उद्धव के कद को छोटा करती दिखी। उद्धव बार बार कहते रहे, राज तुम बोलो, और राज ने पलटकर कहा, नहीं बड़े आप हैं, आप शुरू कीजिए। यह शिष्टाचार नहीं था बल्कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश थी। और सबसे मजेदार मोमेंट तब आया जब फोटो सेशन हुआ। राज ठाकरे ने चतुराई से संजय राउत को अपने और उद्धव के बीच खड़ा कर दिया। राज नहीं चाहते थे कि अखबारों में ऐसी फोटो छपे जिसमें वो और उद्धव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। यह उद्धव के लिए दूसरी सबसे बड़ी बेइज्जती थी कि उनका अपना भाई उनके बगल में खड़ा होने से कतरा रहा था। कहते हैं शादी तय हो गई पर दुल्हा गायब है। गठबंधन का शोर तो बहुत है, लेकिन सीटों की संख्या पर सन्नाटा क्यों है? अंदरूनी खबरें हैं कि उद्धव 150 सीटों पर अड़े हैं और राज 70 मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक कोई लिखित समझौता नहीं हुआ। बिना सीटों के बंटवारे के हाथ मिलाना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट नजर आता है। क्या उद्धव को डर है कि अगर राज को ज्यादा सीटें दी तो उनकी अपनी बची कुची सेना भी राज के पास चली जाएगी? उद्धव ठाकरे आज एक अजीब चौराहे पर हैं। वो मराठी मानुष के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक की ओर भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या राज ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि उनके इस नए वोट बैंक को रास आएगी? वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार, कांग्रेस और ओवैसी पहले से ही उस लाइन में खड़े हैं। यह होटल वाली एकता दरअसल एक हताश कोशिश है, क्योंकि शिंदे और बीजेपी का वार झेलना अब इनके अकेले के बस की बात नहीं रही। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ठाकरे भाइयों की यह मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति का रुख बदलेगी या फिर 16 तारीख के नतीजे उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका साबित होंगे? क्या यह वाकई ठाकरे ब्रांड की वापसी है या सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।